नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मदन महल से एलआईसी छोड़ तक चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर। फ्लाईओवर की वजह से सड़क पर हुए गड्ढों को भरने की कलेक्टर ने दी हिदायत। आधार काल में सड़क बनाने में हुई लापरवाही उजागर। सड़क पर खड़े ट्रक के स्थान को छोड़कर बना दी सड़क। नगर निगम के इंजीनियरों का कारनामा लोगों को हैरत में डाल रहा। और मां नर्मदा तट ग्वारी घाट के तटों पर वापस लौटे प्रवासी पक्षी। मां नर्मदा की लहरों पर अटखेलियां करते प्रवासी पक्षियों का झुंड कर रहा सैलानियों और दर्शनार्थियों को आकर्षित। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी ग्यारस का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। शुक्रवार को देव उठनी ग्यारस पर्व के अवसर पर माता तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह भी संपन्न होगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देव उठनी ग्यारस से सभी शुभ कार्यों का शुभारंभ होता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी ग्यारस का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष 4 नवंबर को देव उठनी ग्यारस का पर्व है। देव उठनी ग्यारस पर माता तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह भी संपन्न होगा। ज्योतिष आचार्यों और पंडितों के अनुसार इस वर्ष तुलसी विवाह का विशेष मुहूर्त संध्या काल 6:10 से रात्रि 9:11 तक है। हिंदू धर्म में देव उठनी ग्यारस से सभी शुभ कार्यों का आरंभ होता है। ऐसी मान्यता है कि देव उठनी ग्यारस पर भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन विवाह करने का यह सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, परंतु इस वर्ष शुक्र का अस्त होने से इस वर्ष के जो विवाह मुहूर्त हैं वो 24 नवंबर से प्राप्त होंगे। तुलसी विवाह जिसमें भगवान विष्णु के साथ में किया जाता है, इस दिन सुंदर मंडप को स्थापित करना चाहिए। सायंकाल के समय यह पूजन की जाती है। सायंकाल से रात्रि तक ये आप पूजन कर सकते हैं, परंतु इस वर्ष शाम 6:10 से रात्रि 9:17 तक विशेष मुहूर्त रहेंगे। इस समयावधि में आप भगवान विष्णु का तुलसी के साथ में विवाह संपादित कर सकते हैं। संस्कारधानी में देव उठनी एकादशी की तैयारियां की जा रही हैं। शहर के विभिन्न मंदिरों और घरों में तुलसी विवाह के कार्यक्रम होंगे। श्रद्धालुओं द्वारा तुलसी विवाह के लिए मंडप सजाए जा रहे हैं, जहां विधि विधान से तुलसी माता का विवाह संपन्न होगा। कार्तिक धाम हनुमान ताल में कार्तिक महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना ने बताया कि 5 नवंबर को तालाब की सफाई कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा और 7 नवंबर को हनुमान ताल कार्तिक घाट हजारों दीपों से श्रृंगारित किया जाएगा। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना ने हनुमान ताल तालाब के पास एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय जन एवं कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। विधायक ने बताया कि 7 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हनुमान ताल में बनाए गए कार्तिक घाट का लोकार्पण किया जाएगा और कार्तिक महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर 5 नवंबर से तालाब की सफाई वृहद स्तर पर की जाएगी। 7 तारीख को 5 बजे से दीपदान का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके पश्चात महाआरती होगी और जबलपुर शहर में पहली बार विदेशों के तर्ज पे जो एक आतिशबाजी होती है, कई बार आपने स्टेडियम्स में देखा होगा, उस तर्ज में बाहर की टीमें आके एक विशेष आतिशबाजी कार्यक्रम होगा और उसके बाद प्रसाद भंडारे का कार्यक्रम होगा। मैं सभी धर्मावलंबियों से कार्तिक पूर्णिमा का जो विशेष दिन है 7 तारीख, जिसमें हमारी कार्तिक पूजन पे हमारी सभी माताएं बहनें यहाँ कार्तिक घाट में आती हैं, तो हमारा कार्तिक घाट का उस दिन एक तरह से लोकार्पण भी है, जो मैंने विधायक निधि से बनाया है। एक खूबसूरत घाट यहाँ बनाया गया है, उसका लोकार्पण भी होना है। आयोजक मंडल ने बताया कि कार्तिक घाट पर हजारों दीप जलाए जाएंगे और घाट पर बने बटुक भैरव मंदिर में महाआरती के साथ प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कोतवाली पुलिस संभाग के अंतर्गत आने वाले मदन महल, लाडगंज और कोतवाली थानों में पदस्थ पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मदन महल थाना परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। इस शिविर में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से पुलिस कर्मियों का उपचार किया गया।
पुलिस कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उन्हें उचित परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से मदन महल थाना परिसर में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में कोतवाली नगर पुलिस संभाग के अंतर्गत आने वाले कोतवाली, मदन महल और लाडगंज थाने में पदस्थ सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। खास बात ये थी कि ये स्वास्थ्य शिविर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर आधारित था। शिविर में एडिशनल एसपी और सीएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हुए। इन अधिकारियों कर्मचारियों का आयुर्वेद चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें परामर्श प्रदान किया। जैसा कि विदित है कि पुलिस की ड्यूटी का कोई समय होता नहीं है और काफ़ी समय के लिए वो कभी रात्रि में, कभी दिन में, कभी लॉ एंड ऑर्डर में अधिक से अधिक समय अपने घर से बाहर रहते हैं और ड्यूटी पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि उनकी जो दिनचर्या है वो अनियमित हो जाती है और इस कारण से कोई ना कोई बीमारी उन्हें पकड़ लेती है। तो इस संबंध में भी उनके द्वारा बताया जाएगा, इसी उद्देश्य को लेकर, ताकि हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी स्वस्थ रहें और स्वस्थ होकर विभाग की, अपने देश की सेवा कर सकें। इस उद्देश्य के लिए ये कैंप यहाँ पर लगाया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में शामिल हुए ज्यादातर पुलिस कर्मचारियों में शुगर, ब्लड प्रेशर और हड्डी रोगों से संबंधित बीमारियां सामने आई। चिकित्सकों ने बीमारी से ग्रसित पुलिस कर्मचारियों को उचित सलाह दी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की समझाइश दी। मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय आयोजनों के अंतर्गत जिले भर में स्वच्छता और साज सज्जा की गतिविधियां आयोजित की गईं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में स्थापना दिवस के आयोजनों के अंतर्गत ललित कला संस्थान और संभागीय बाल भवन के बच्चों ने आकर्षक रंगोली बनाई। रंगोली में मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाया गया और बुंदेली लोक कला पर आधारित रंगोली भी डाली गई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी MMA प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर का आयोजन 2 से 4 दिसंबर तक जबलपुर के महाकौशल कॉलेज में होने वाला है। MMA एसोसिएशन की जबलपुर शाखा के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इसमें करीब 400 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट एसोसिएशन की जबलपुर शाखा के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आगामी 2 से 4 दिसंबर तक जबलपुर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट का द्वितीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। महाकौशल कॉलेज में आयोजित इस राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में देश भर के करीब 400 खिलाड़ी शामिल होंगे और 50 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्णायक इसमें अपनी भूमिका अदा करेंगे। और ये एक मिक्स मार्शल आर्ट का इवेंट है जिसके अंदर समस्त युद्ध कलाओं का मिश्रण रहेगा। वो चाहे बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, कराटे हो, वुशु हो, ताइक्वांडो हो, जिस भी युद्ध कला का आप नाम लेना चाहें, तो इन सभी का समावेश रहेगा। एक जालीनुमा केज इसके अंदर रहेगा। ऐसे हम 2 केज यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। 2 केज के अंदर फाइटें आयोजित होंगी और फाइटर भारत देश के विभिन्न राज्यों से इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि भारत में रह रहे हैं और अन्य देशों से बिलोंग करते हैं। सो इस प्रतियोगिता का नाम ही इंडियन ओपन है, मतलब भारत की ओपन प्रतियोगिता है जिसमें कोई भी प्रतिभागी आके और भाग ले सकता है। गौरतलब है कि मिक्स मार्शल आर्ट में सभी युद्ध कलाएं शामिल रहती हैं, जैसे बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, कराटे, मय थाई आदि। भोपाल में हुक्का बार पर प्रतिबंध के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भोपाल कलेक्टर ने हुक्का बार के खिलाफ धारा 144 लागू की थी, जिसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी, जो कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर के उस आदेश पर रोक लगाई है जिसके द्वारा भोपाल में हुक्का बार के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राजधानी भोपाल के एक हुक्का बार संचालक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश सुनाया और मामले पर राज्य सरकार सहित भोपाल कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल मध्य प्रदेश में हुक्का बार ना चलने देने के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद भोपाल कलेक्टर ने धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया था, जिसमें भोपाल में हुक्का बार के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। 144 धारा के अंतर्गत
कलेक्टर तभी अपने पावर इस्तेमाल कर सकता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, जिसके लिए ऐसा समय ना हो कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत विशेष के प्रति आप कार्रवाई कर पाओ, इसलिए एक कॉमन ऑर्डर निकाला जाता है। तो हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी गई थी और ये पहला वाकया नहीं था जब कलेक्टर भोपाल ने इस तरह के ऑर्डर करे थे। पहले भी पॉलिटिकल दबाव में आकर कलेक्टरों ने आदेश करे हैं, जिसको उच्च न्यायालय ने पहले निरस्त किया हुआ है। अब इसी तरह का समान आदेश उसी तरह का एक निकाल दिया गया था, जिसमें कि धारा 144 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इस चीज़ को बंद करने के लिए। ये अलग बात है कि जो हुक्का बार कानून का उल्लंघन कर रहा है, उस पर्टिकुलर हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती कानून के अंतर्गत, बट एक आदेश से एक पूरे बिजनेस की कैटेगरी को बंद कर दिया जाना ये कानूनी संभव नहीं है और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 नवंबर की तारीख तय कर दी है। जेल में बंद बिशप पीसी सिंह के कारनामों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। बिशप पीसी सिंह के एक और कारनामे की जानकारी ईओडब्ल्यू की जांच टीम के सामने आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिशप पीसी सिंह ने दमोह और सिवनी में संचालित मिशन स्कूलों के प्राचार्यों पर जमीनों को बेचने का दबाव बनाया था। जेल में बंद पूर्व बिशप पीसी सिंह के कारनामों की लिस्ट और भी लंबी होती जा रही है। ईओडब्ल्यू की जांच टीम के सामने पूर्व बिशप पीसी सिंह के एक और कारनामे का खुलासा हुआ है। गुरुवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने दमोह मिशन स्कूल के प्राचार्य शर्मिल डी कुमार और सिवनी स्कूल की प्राचार्य रुबीना डेनियल को नोटिस देकर पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया, जहां पूछताछ में दोनों ने इस बात का खुलासा किया कि बिशप पीसी सिंह की नजर दमोह और सिवनी में संचालित मिशन स्कूलों की जमीन पर थी। उसने प्राचार्यों पर जमीन बेचने का दबाव बनाया था, लेकिन वो दबाव में नहीं आए। इसके साथ ही बिशप रहते हुए पीसी सिंह ने प्राचार्यों पर फीस की रकम उनके पास भेजने का दबाव बनाया, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। इस बात का खुलासा होने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने इन दोनों स्कूलों के अकाउंट से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी और कैश बुक मंगाई है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं भोपाल डायोसिस के बिशप मनोज चरण को भी ईओडब्ल्यू ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है। संभवतः शुक्रवार को मनोज चरण जबलपुर स्थित ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचेंगे। जिले में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के भुगतान के नाम पर ठगी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। लाडगंज थाना क्षेत्र जयनगर में रहने वाली एक कोरियर कंपनी की महिला मैनेजर के साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड की घटना सामने आई है। पीड़िता ने लाडगंज थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा ऑनलाइन सामान मंगाया गया था। उसके भुगतान के नाम पर ठगी करते हुए उनके बैंक खाते से 36,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लाडगंज थाने में पीड़िता ने एक शिकायत दर्ज कराई है कि उसके द्वारा ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया गया था। उसके भुगतान के संबंध में सामने वालों ने OTP वगैरह मांग के उसके खाते से 36,000 रुपये निकाल लिया है। इस संबंध में जांच के बाद उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया 420 का। मामले की जांच की जा रही है। मदन महल थाना क्षेत्र आमनपुर रोड पर स्थित एक मकान की ऊपरी मंजिल पर चढ़कर एक युवक ने जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि युवक नशे की हालत में था। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद डायल 100 वाहन से कर्मचारी मौके पर पहुंचे और युवक को नीचे उतारा गया। मदन महल थाना क्षेत्र आमनपुर रोड पर शुक्रवार की शाम एक युवक नशे की हालत में एक मकान के अंदर घुस गया। युवक ऊपरी मंजिल से नीचे कूद जाने की धमकी देने लगा, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद डायल 100 वाहन से पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बामुश्किल युवक को नीचे उतारा। बताया जाता है कि युवक नशे की हालत में था। स्थानीय लोगों ने बताया कि नशेड़ी युवक संभवतः चोरी के इरादे से घर के दूसरी मंजिल पर घुस गया था। तो पुलिस आके देख के उसको सीढ़ी से उतारा तो देखा कि वो एक नशेड़ी टाइप का चोर है। वो 1 घंटे से तो वो चढ़ा हुआ है। चोरी करने को देश से आ रहा है क्या? अब वो तो इन लोग का काम ही है ना, कभी आज तक कोई चढ़ा नहीं है ऊपर। हाँ। अब वो अचानक चढ़ा, सब कोई ने देखा भाई ये क्या है। नीचे भी चला रहा था नहीं, नीचे भी नहीं उतर रहा था। ऊपर क्यों चढ़ गया वो? अब वो क्या मालूम क्या उम्मीद से घुसा, वो चोरी की उम्मीद से घुसा था। तो आपने किसको सूचना दी इसकी? पुलिस को कंप्लेन की 100 नंबर पे। हाँ। पुलिस आई, मदन महल थाने की पुलिस भी आई। हाँ। और उसको फिर सीढ़ी के द्वारा उतार के और थाने ले गए।
खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।